नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक खत्म होने के अगले दिन अब विश्लेषण यह हो रहा है इस बैठक से क्या निकला और क्या नहीं निकला। इंडिया गठबंधन ने क्या हासिल किया, क्या हासिल नहीं किया। 3 बैठकों के बाद इंडिया का गठबंधन एनडीए के सामने आज कहां खड़ा है। आपको कल हमने बताया ही था, बाकायदा उस पर बहस भी की थी और उसका विश्लेषण भी किया था कि इंडिया गठबंधन ने मुंबई की बैठक में जो समितियां बनाई हैं उनमें कौन कौन है, कितने कदम एकजुटता की तरफ इस गठबंधन ने आगे बढ़ाए हैं और कहां कहां पेच फंसा हुआ है। कल की इस बैठक से राहुल गांधी का एक अहम बयान जो निकला, आज हम उस पर बहस करेंगे। राहुल गांधी ने एक तरह से अपने घटक दलों को, इंडिया गठबंधन के घटक दलों को अल्टीमेटम दे दिया। और वो अल्टीमेटम क्या है? वो अल्टीमेटम यह है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए। सीट बंटवारे की प्रक्रिया को अब रफ्तार देनी पड़ेगी। राहुल ने बाकायदा खुद कहा, बोले 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं इस मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के घटक दल, लेकिन सीट बंटवारा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सीटों पर समझौते की रफ्तार को बढ़ाया जाए। इस प्रक्रिया की रफ्तार को अब बढ़ाया जाना चाहिए। हमें 7 चुनाव मिलकर ही लड़ना होगा। ऐसे कह रहे हैं जैसे और कोई विकल्प है ही नहीं। वो कह रहे हैं हमें हर जगह बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार देना होगा और अगर हमने ऐसा किया तो फिर बीजेपी को हम आराम से हरा देंगे। तो कल से आज तक विश्लेषण यही हो रहा है, क्या सीटों के बंटवारे पर कहीं पेंच फंस गया है क्या? राहुल ने यह अल्टीमेटम क्यों दिया? इस पर बहस बाद में, पहले जरा सुनिए राहुल गांधी क्या बोले। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। दरअसल 3 अहम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की बैठक में सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए उसको लेकर कोई घोषणा नहीं हुई। वो कौन कौन से 3 मुद्दे हैं जरा वो भी देख लीजिए। कौन कौन सी समितियां बनी वो तो हमने कल बताया था, किन मुद्दों पर सहमति थी वो भी बताया था। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बताया जा रहा है कि सहमति नहीं बन पाई। पहला, जातिगत जनगणना। नीतीश कुमार चाहते थे, आरजेडी चाहती थी, समाजवादी पार्टी चाहती थी कि इस पर एक प्रस्ताव पास कर दिया जाए, रेजोल्यूशन, लेकिन ममता बनर्जी ने, बताया जाता है, इसका विरोध किया, यह नहीं हो पाया। दूसरा, लोगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। खबरें आ रही थी कि तिरंगे के रंगों में रंगा एक लोगो तैयार हो गया, डिजाइन तैयार है, लेकिन वो भी नहीं हुआ क्योंकि कहा यह जा रहा है जब हर पार्टी का अपना एक अलग चुनाव चिन्ह है, अलग लोगो सिंबल है, झंडा है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का अलग से लोगो जारी करना जनता में, वोटर में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, तो उसे भी होल्ड कर दिया गया। और तीसरा, संयोजक। इस गठबंधन का संयोजक तय नहीं हो पाया है। उस रेस में कई नाम आगे चल रहे थे, नीतीश कुमार सबसे आगे थे, फिर नीतीश पीछे हो गए, फिर कहा गया कांग्रेस की तरफ से कोई आ सकता है, लेकिन उस पूरे फैसले को भी ऐसा लगता है फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। अब इंडिया गठबंधन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं जरा ये भी जल्दी से देख लीजिए। अब जाहिर है सीटों पर सहमति कैसे बनेगी, राहुल गांधी ने खुद कह दिया है। बहुत सारे राज्य अपनी कहानी खुद कह रहे हैं, जहां पर एक एक नहीं कई कई दावेदार हैं। फिर संयोजक, क्या कोई संयोजक बनेगा? बनेगा तो कौन बनेगा, कब तक बनेगा? अभी तक इसका जवाब मिला नहीं है। फिर राज्यों में जो अलग अलग पार्टियों के मतभेद हैं क्षेत्रीय दलों के, वो कैसे मिटेंगे? लोकसभा में तो ठीक है, चुनाव लड़ने तक के लिए घटक दल यही कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चुनाव एक साथ लड़ें, लेकिन विधानसभा चुनाव भी है। फिर महत्वाकांक्षाओं का टकराव आएगा। आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है, वो सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस कह रही है हमारे वोट कटेंगे। फिर पीएम पद को लेकर सबकी अपनी अलग दावेदारी है। और फिर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को कैसे टक्कर देंगे इंडिया गठबंधन के घटक दल, यह भी एक चुनौती है। अब ऐसा नहीं है कि चुनौती सिर्फ इंडिया गठबंधन के सामने है, एनडीए की चुनौतियां भी आपको दिखाता हूं। एनडीए की चुनौतियां खासतौर से 3-4 राज्यों में हैं, जहां पर हाल के सर्वे बता रहे हैं
कि इस बार एनडीए की सीटें कम हो सकती हैं, और अगर इन राज्यों में सीटें कम हुई तो फिर मतलब साफ है कुल सीटें भी कम होंगी। सबसे पहले जरा देखिए मध्य प्रदेश, 29 सीटें हैं कुल। पिछले चुनाव में 28 सीटें एनडीए ने जीती थी। इस बार सी वोटर का सर्वे कह रहा है 23 जीतेंगी एनडीए की पार्टियां, 23 मध्य प्रदेश, मतलब बीजेपी ज्यादातर। 5 सीटों का नुकसान सी वोटर का सर्वे बता रहा है मध्य प्रदेश में हो सकता है। फिर एक और सर्वे है सीएनएक्स का, वो कह रहा है कि इस बार 24 सीटें जीतेगी मध्य प्रदेश में बीजेपी, 4 सीटों का नुकसान हो सकता है। आगे चलिए, मध्य प्रदेश के बाद 2-3 और राज्य हैं जहां नुकसान हो सकता है। सी वोटर और सीएनएक्स दोनों सर्वे बता रहे हैं। अब जैसे ये बिहार है, बिहार में 40 सीटें हैं, पिछली बार 39 सीटें जीती थी बीजेपी और जेडीयू ने साथ लड़कर। सी वोटर इस बार 14 सीटें दे रहा है सिर्फ, नुकसान 25 सीटों का है। उसी तरह सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है इस बार 24 सीटें आएंगी और 15 सीटों का नुकसान है। फिर आगे चलिए, अब आगे आइए, कुछ और एक दो और राज्य हैं जहां पर नुकसान हो सकता है चुनाव में, सर्वे ये बता रहे हैं, क्योंकि वहां का सियासी समीकरण जो है वो बदल चुका है। अब जैसे एक सेकंड, ये गलत ग्राफिक है, मैं दूसरा आपको दिखा रहा हूं कि महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए इस बार दिक्कत है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर सीटें हैं 48, एनडीए ने पिछले चुनाव में जीती थी 42। इस बार सी वोटर सर्वे कह रहा है एनडीए यहां पर जीतेगा सिर्फ 20 सीटें, यानी नुकसान होगा 22 का। उसी तरह सीएनएक्स महाराष्ट्र में दिखा रहा है एनडीए को 24, नुकसान होगा 18। फिर कर्नाटक में भी जो सर्वे बता रहे हैं, सर्वे कह रहे हैं कि पिछली बार एनडीए ने जीती थी 26, इस बार सी वोटर कह रहा है 23, यानी 3 का नुकसान, और सीएनएक्स कह रहा है 20, यानी 6 सीटों का नुकसान। यानी एनडीए को भी इन 3, 4, 5 राज्यों में दिक्कत हो सकती है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और पहला सवाल तो आज यही है, आखिर सीटों को लेकर राहुल गांधी ने यह अल्टीमेटम क्यों दिया है इंडिया के घटक दलों को। और दूसरा सवाल, सर्वे के ये जो 4 कमजोर राज्य हैं, ये एनडीए कैसे जीतेगा। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यहां भी सीटें कम हो रही हैं। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी की तरफ से राजनीतिक प्रवक्ता बोलेंगे। बीजेपी से संजू वर्मा आ गई हैं, कांग्रेस की तरफ से अंशुल त्रिवेदी को आप देख रहे हैं, टीएमसी की तरफ से शुभंकर भट्टाचार्य बोलेंगे। मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, जिनमें मेरे साथ संजय कुमार, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, चुनाव विशेषज्ञ आप इन्हें कह सकते हैं, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते आए हैं। अनंत विजय को आप देख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच, और संजीव श्रीवास्तव भी आ गए। आप सभी का स्वागत। संजय जी, आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि अब देखिए हर कोई यह मान रहा है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती सीटों का बंटवारा अब सिर पर आकर खड़ी हो गई है। इसीलिए राहुल गांधी के शब्द ये बताते हैं कि अब स्थिति जो है वो गंभीर हो रही है। राहुल कह रहे हैं अब इसको एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। मैंने सबसे कह दिया है कि ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संजय जी, जो मैंने ये 3, 4, 5 राज्य बताए हैं जहां पर दिक्कत हो सकती है, मैं ऊपर दिखा भी दूंगा। जैसे खासतौर से जो राज्य हैं जहां पर दिक्कत होने वाली है वो राज्य हैं दिल्ली और पंजाब, इसके अलावा बंगाल जहां पर कई कई दावेदार हैं, फिर इसके अलावा महाराष्ट्र, वहां भी कई दावेदार हैं। केरल में क्या होगा, यह भी अलग तरह का सवाल है। संजय जी, आपके हिसाब से सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन के लिए कहां कहां चुनौतियां पेश कर सकता है। मानक, आपने सवाल पूछा और जवाब भी आपने दे दिया है, क्योंकि जिन राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं ये सारे वैसे राज्य हैं जहां पर की चुनौती है, बड़ी चुनौती होने वाली है। अगर आप दिल्ली और पंजाब की बात करें, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में टकराव बहुत है, और दूसरी दिक्कत यह है कि अगर देखिए 2 आधार होते हैं सीटों के बंटवारे का, पिछला विधानसभा का चुनाव या पिछला लोकसभा का चुनाव। और अगर आप पंजाब को देखें और दिल्ली को देखें तो पंजाब के पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, और अगर विधानसभा के चुनाव की बात करें तो वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबरदस्त प्रदर्शन है। यही बात दिल्ली पे भी लागू होता है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई है,
लेकिन दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आम आदमी के प्रदर्शन से बेहतर था। लेकिन हम सबको पता है असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ, कांग्रेस का सफाया और आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। तो मैं सबसे बड़ी चुनौती ये दो राज्यों में मानता हूँ, क्योंकि दो ही आधार होते हैं और दोनों आधार पर दोनों पार्टियों के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेशन होंगे। बंगाल में दिक्कत है लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों आधार पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। वो अलग बात है कि कांग्रेस सीटों का दावेदारी ज्यादा होगी, वो कहेंगे 8 सीट 10 सीट, जो टीएमसी देने को तैयार नहीं होगी, तो ये दिक्कत होगी। के अलावा दिक्कत तो हर राज्य में है। इसी वजह से मुझे लगता है राहुल गांधी जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा करें। आप कितनी भी मीटिंगें कर ले, माना आपका मतलब मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, आप 10 मीटिंगें कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीटों का बंटवारा जरूरी है। और मैं उदाहरण दूंगा हॉकी या फुटबॉल के मैच के बारे में। आप कितना भी अच्छा खेल रहे हो, आपके डिफेंडर हैं, रोक रहे हैं बॉल को, आपके मिडफील्डर हैं, खूब बढ़िया ड्रिबल करके जा रहे हैं, ये सारी मैं मीटिंगों के नजरिए से जिक्र कर रहा हूं। लेकिन अगर गोल पोस्ट पे जाके आपने गोल नहीं किया, आपका सारा अच्छा प्रदर्शन, आपने बहुत अच्छा खेल खेला, लेकिन जीत हासिल नहीं होगी। इसी तरह से गठबंधन कितनी भी अच्छी मीटिंगें कर ले, सब मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग, बहुत अच्छी बातचीत हुई, हम 2 कदम आगे बढ़े, लेकिन जब तक आप गोल पोस्ट में बॉल नहीं डालेंगे, आपकी जीत नहीं होगी। और उसके लिए सबसे जरूरी इस वक्त है सीटों का बंटवारा। उससे भी जीत निश्चित नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो है, आप जीत के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। ओके, मतलब संजय जी ये विश्लेषण आपने पहले भी हमारे लिए किया है। एक बार फिर से मैं चाहता हूं अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी और डालें कि अगर मान लीजिए सीटों का बंटवारा एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि ये शब्द वो हैं जो खुद इंडिया के घटक दलों ने इस्तेमाल किए हैं, अगर सीटों का बंटवारा एज फार एज पॉसिबल हो जाता है तो कहां तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है इंडिया गठबंधन का एज ऑफ नाउ, अगर आज चुनाव होते हैं तो? अब मानक अगर आप पहले विश्लेषण किया था, रोज रोज तो सीटें बदलेंगी नहीं। लोकसभा की सीटें 543 फिक्स्ड है, हाँ। वो ऊपर, हाँ वो तो ना ऊपर नहीं जा सकता। हाँ। तो सवाल ये भी है कि जो विश्लेषण मैं पहले कह रहा था, मैं उसी विश्लेषण पर टिका हुआ हूं कि चुनाव आज हो नहीं रहे हैं। हाँ। आज भी हम सब हाइपोथेटिकल स्थिति की बात कर रहे हैं। और जब भी जो भी मेरा पिछला विश्लेषण, मैं तो कह रहा हूं पिछले 5 महीने से मेरा एक ही तरह का विश्लेषण है। अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें, मुझे लगता है कि सब कुछ अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता है बेहतर, सब कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत अच्छा जा रहा है, कोई अड़चने नहीं है, तो वो बीजेपी को करीब 210 215 सीटों पर ला सकते हैं। वो बीजेपी का वर्स्ट परफॉर्मेंस में मान। अब इसका अर्थ ये ना निकाल लें कि मैंने कहा है कि बीजेपी 210 सीटें जीतेगी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल टीवी डिबेट से अर्थ का अनर्थ बहुत निकल रहा है और मैं बहुत सावधान हूँ इस बात को लेके। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के लिए वर्स्ट प्रदर्शन ये हो सकता है। हाँ। सबसे खराब प्रदर्शन मैं देख रहा हूँ बीजेपी का 205 210 220 सीटों के आसपास। ओके, अगर सब कुछ अच्छा होगा इंडिया गठबंधन के लिए, सारी सीटों का बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया, तो लेकिन वैसी स्थिति मुझे दिखाई पड़ती नहीं है। और मुझे लगता है बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, जो आंकड़े मैं अभी बता रहा हूं कि बेहतर प्रदर्शन, तो उससे बेहतर करेगी बीजेपी प्रदर्शन। आज की स्थिति में मुझे लगता है बीजेपी लगभग अपनी मेजोरिटी मार्क के आसपास है, 10 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरा अपना आकलन ये है, अगर आप कल चुनाव करा लें, अगले महीने चुनाव करा लें, तो बीजेपी के पास तकरीबन 260 270 सीटें जीत रही है बीजेपी। ओके, ऑल राइट। संजय जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे ठीक भी करवा रहा हूं मैं। इतने संजीव श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं, राजनीतिक बहस थोड़ी देर में। संजीव, आप सहमत हैं दिल्ली पंजाब ही सबसे बड़े चैलेंज हैं इंडिया गठबंधन के लिए? और क्या राहुल गांधी अब बेचैन हो रहे हैं क्या? क्योंकि उनके शब्दों में, मैंने इसीलिए अल्टीमेटम शब्द का इस्तेमाल किया, वो कह रहे हैं एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, और उनकी बातों से लग भी रहा था कल कि अब सीटों के 3 मीटिंग हो गई ना भाई, सीटों के बंटवारे पे बात ही नहीं हुई कोई। नहीं, बेचैन तो नहीं हो रहे, बेचैन शब्द गलत है, लेकिन वो इस बात का महत्व समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन में सभी लोग इस बात का महत्व समझ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक पेचीदा मुद्दा है, संजय जी ने पंजाब दिल्ली का उदाहरण दिया, और भी जगह भी कांग्रेस को बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिहार में, यूपी में, वो करने के लिए कितना तैयार है? लगता तो है तैयार है, क्योंकि जो एक पुराना विज्ञापन आता था एक सॉफ्ट ड्रिंक का, बिना उसका नाम लिए कहूं कि उस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम क्या आता था, सिर्फ
फलाना बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। तो अल्टीमेटली ये लोगो फोगो कोऑर्डिनेशन कमेटी ये वो सब फिजूल की बातें हैं अगर मोटी तस्वीर देखा जाए। महत्वपूर्ण बात सिर्फ ये होगी कि क्या बीजेपी के मुकाबले कितनी सीटों पे इंडिया गठबंधन एक उम्मीदवार उतार पाएगा, क्योंकि देश में बड़ा स्पष्ट मोदी जी एक इस समय सबसे बड़े नेता हैं भारत के, तो वोट उनके पक्ष में और विपक्ष में पड़ेगा। पक्ष में जितना वोट पड़ता है वो ज्यादातर जगह पीक कर चुका है, विपक्ष का वोट अगर कंसोलिडेट होकर एक छतरी के नीचे पड़ेगा तो तगड़ा चुनाव हो जाएगा। फिर अब वो जैसे संजय जी कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, 210 पे सिमट जाएगी बीजेपी, और नहीं हुआ तो अभी हो जाए तो 250 पे आएगी, 260 आएगी, ये सब बातें फिजूल है। अल्टीमेटली ये निर्णय तब होगा जब कितनी सीटों पे एक उम्मीदवार होगा इंडिया गठबंधन का बीजेपी के सामने की एंटी बीजेपी वोट का डिवीजन नहीं हो। वो डिवीजन अगर नहीं होता है तो उस समय पे ये विश्लेषण उपयुक्त होगा करना कि अब क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि उसका पूरा एक मोमेंटम होगा, उसका एक परसेप्शन होगा, उसका एक पूरा एक केमिस्ट्री बदलेगी चुनाव की। तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, वो बेचैनी नहीं है, वो उस बात का महत्व सब जने समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने मुखर रूप से कह दिया, और यही पेच है कि भाई कितनी जगहों पे कौन कितना त्याग करने को तैयार होगा, कौन कितनी। और यही कारण वन नेशन वन इलेक्शन का हो रहा है कि अगर विधानसभा लोकसभा अगर साथ होते कई राज्यों में तो ये इंडिया गठबंधन के लिए और कठिन हो जाएगा एक जगह उतारना, क्योंकि आप लोकसभा के साथ साथ आपको विधानसभा पे भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे, जनता में कंफ्यूजन हुआ पोह की स्थिति पैदा होगी। जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं में विधानसभा में सामने एक दूसरे के लड़ रहे हो, लोकसभा में साथ खड़े हो तो जूतम पेजार, लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, कंफ्यूजन, इन सब की संभावना बढ़ती है। तो ये जो सारा का सारा किस्सा है, ये अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू 543 में से कितनी सीट्स पे बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होता है। अगर 500 पे होगा तो आप समझ लीजिए फिर चुनाव का नतीजा कुछ भी हो सकता है। अगर 400 पे होगा बहुत तगड़ा चुनाव हो जाएगा। अगर वो 200 पे रह गया तो बीजेपी का ठीक है पलड़ा। कौन सी 200 सीटें हैं, क्या वो यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान इनकी होंगी? यही मुद्दा है। तो इसको बेचैनी नहीं, मैं तो इसको समझदारी कहूंगा कि वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको रेखांकित कर रहा है राहुल गांधी कि भाई हमें ये डिसाइड करना है। कन्वीनर कौन बनता है नहीं बनता है, इससे अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है? किसी एक का अहम सेटिस्फाई होगा, कई जने मन मसोसेंगे। तो वो ये बातें ये मीडिया के बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं मैं बताता हूं संजीव, इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया का मैं इसको किससे जोड़ कर देख रहा हूं। मैं ये बताता हूं, मैं इसको किससे जोड़कर देख रहा हूं, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत से विश्लेषक देख रहे हैं। जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जल्दी चुनाव की बात हो रही है, एक साथ चुनाव की बात हो रही है, और जाहिर है ये शक, ये डर इंडिया घटक दलों ने भी जाहिर किया है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी सब कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं। तो अगर दिसंबर में चुनाव आ गए तो फिर सीटों के बंटवारे के लिए समय कम बचा है, और शायद राहुल गांधी और बाकी नेता इसीलिए कह रहे हैं भैया जल्दी करो जल्दी करो। हो सकता है 3 महीने भी नहीं है हमारे पास। तो अगेन वो बेचैनी नहीं, समझदारी हुई ना भाई। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लिफ्ट की, अगले 3 महीने में जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्यादातर जन एक हो गए। तो ये भी बियॉन्ड अ पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने 3 महीने का ही समय दिया तो फिर कैसे होगा सब एडजस्टमेंट इंडिया अलायंस का। लेकिन कई बार क्या होता है, कम समय में ज्यादा आपातकालीन स्थिति महसूस होती है और जल्दी जल्दी अरेंजमेंट होते हैं। वही चीज 6 महीने में भी खींच सकते हो भाई। पत्रकार सब जानते हैं ना कि अगर 6 बजे की डेडलाइन है तो 5 बजे ही लिखना शुरू करेगा कॉपी। अगर डेडलाइन ही 5 बजे या 4 बजे की होगी तो वो 3:30 बजे कर लेगा काम अपना। ये सारी बातें ओवर एम्फसाइज है। इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेंट क्या है, विल क्या है, क्या सब सिंसियरली उस आइडिया से बंधे हुए हैं जितने दल हैं इंडिया अलायंस में, या वहां पे भी कुछ छुपे रुस्तम बैठे हैं। ओके, ऑल राइट। अनंत विजय, उसके बाद राजनीतिक बहस। अनंत विजय, ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन की चुनौतियां हैं। जैसा मैंने दिखाया, सर्वे में 3-4 ऐसे राज्य हैं जहां पर एनडीए की टेंशन बहुत बड़ी हुई है भाई। महाराष्ट्र और बिहार सबसे आगे हैं, एमपी में भी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में सीटें कम हो रही हैं, यानी सिरदर्द दोनों तरफ बराबर बराबर है। अब पता नहीं सिरदर्द को किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं आप। मुझे तो कल लालू यादव के भाषण के समय की स्थिति याद आ रही है। लालू जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा ममता दीदी यहीं बैठी होंगी, तो किसी ने कहा चली गई, जहाज था चली गई। फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बालू तो होंगे, पता चला बालू साहब भी चले गए।
तो जब प्रमुख नेता के बात करने का समय आता है तो सब जहाज का टाइम याद आ जाता है कि हमारा जहाज इतने बजे था और हम चले जाएंगे। तो इससे पता चलता है मानक कि कितना आप सिंसियरली इस काम को कर रहे हैं। जब कॉस्मेटिक चीजों को तय करने में इनमें एकता नहीं हो रही है तो जो जीवन मरण का प्रश्न है, सीटों का बंटवारा, उसमें कहाँ से एकता होगी, कहाँ से तनाव दिखेगा? मुझे तो लग रहा है कि मैं अभी वो सूची देख रहा था जो कल 6-7 कमेटियां बनाई गई, उसमें तृणमूल कांग्रेस के सामने, सबके सामने खाली तृणमूल कांग्रेस लिखा हुआ, अभी कोई नॉमिनेशन भी नहीं आया। उधर बंगाल में जो स्थितियां बन गई हैं, क्या मुझे किसी भी जो प्रैक्टिकल होकर कोई सोचे, और राजनीति पर आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की राजनीति पर अगर प्रैक्टिकल होकर सोचे तो सीटों का गठबंधन मतलब वो सबसे बड़ा लगभग असंभव चीज नजर आ रही है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी है लोगों को। क्या आपको बिहार में लगता है कि लालू जी 10 सीट पे मान जाएंगे, 15 सीट पे मान जाएंगे? क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे 12-13 सीटों पे? 40 ही तो सीट है वहां। अभी उन्होंने CPI-ML ने 12 सीटें मांग दी है वहां। अगर उनको 10 भी देते हैं, 5 भी देते हैं, तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? अगर 16-16 का फॉर्मूला जो बिहार में चल रहा है कि 16 आरजेडी और 16 जेडीयू को मिलेगा और बाकी 8 सीटों पर बाकी लोग लेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी को वहां कितनी सीट मिलेगी? तो कितना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो ये INDIA गठबंधन है, उसमें ये त्याग करने की क्षमता विकसित हो पाई है? मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से न झंडा न डंडा अभी तैयार हो पाया है इनका, न कोई लोगो तैयार हो पाया है। और लोगों में मतलब मुझे तो मुंबई की बैठक को देखकर, मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया उसको, और मुझे देखकर लगा कि बहुत हड़बड़ी में है सब लोग। मतलब सिर्फ करना है बैठक इसलिए कर रहे हैं, कोई एक कोहेसिव एफर्ट नहीं दिखाई देता कि एक दिशा में कोई चलने वाला। मैं बार बार आपकी डिबेट में इसलिए कहता हूं कि मुझे इस गठबंधन में, INDI गठबंधन में, एक हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे नेता की कमी लगातार खल रही है, जो ग्लू बनाकर सारे नेताओं को, सारे दलों को एक मंच पे ले आए। VP सिंह जैसा एक नेता होना चाहिए जिसकी करिश्माई छवि से कम लोग जुड़े। यहाँ तो मतलब 14, अगर सूरज का 7वां घोड़ा है तो 7 घोड़े अलग दिशा में चल रहे। उसको समेट कर एक लाना, उसको एक बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है कि चिंता की बात INDI गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप डिफाइंड है, वहां क्या निर्णय होगा ये पूरा स्ट्रक्चर्ड है। और अभी तो इनके स्ट्रक्चर्ड होने की बात तो बहुत आगे की बात है। मुझे तो लगता है कि अभी इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं ही तय नहीं की हैं। जिस प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जिसको आपने बेचैनी कहा और दूसरे वक्ता उसको कुछ होशियारी या समझदारी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक बात है, वो समझदार हैं, उनको लग रहा है कि ये मौका हाथ से चला जाएगा। अब लेकिन सवाल यही है कि अगर एक बंदा समझदारी दिखा रहा है तो उसकी समझ के साथ चलने वाले कौन लोग हैं, उनकी समझ के साथ कितनी दूर तक जाने वाले लोग हैं। अभी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो वहां कहा जा रहा था कि 200 सीटों पर तो मेरा डायरेक्ट फ्लाइट है, डायरेक्ट फाइट है ना। 190 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे थे, तो 390 तो ऐसे ही हो गया मानक। तो बचता क्या है? अगर इसको हम उनके दबाव की राजनीति के तौर पर भी अगर इस बयान को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि सीटों का बंटवारा एक ऐसा असंभव कार्य है जिसके लिए प्रयास होगा। और मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, और मुझे लगता है कि आपके साथ जो बातें मैं कहता हूं कई बार वो सही भी साबित होती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिएगा 150 से 200 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। ये फ्रेंडली फाइट की बात हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में बहुत देखी थी, और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली फ्रेंडली फाइट पे ये चुनाव होने जा रहा है। ऑलराइट, अब राजनीतिक बहस। सबसे पहले संजू वर्मा, क्योंकि संजू वर्मा वैसे भी आंकड़ों में काफी महारत हासिल कर चुकी हैं, अक्सर बहुत सारे आंकड़े रिसर्च करके लेके आती हैं। तो संजू वर्मा, मैं चाहता हूं कि पहले इंडिया गठबंधन की कमजोरियां, उनके मतभेद, उस पर आप बाद में बोलें। पहले मैंने जो सर्वे के ये 3-4 आंकड़े दिखाए हैं, क्या इससे आपको टेंशन नहीं होती है? क्योंकि 2 सर्वे हाल में आए हैं, दोनों बता रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश तक में सीटों का नुकसान हो सकता है। संजू मानक जी, आपने जो आंकड़े गिनाए, बहुत कुछ आपने आंकड़ों के माध्यम से दर्शकों के समक्ष रखा। आपने मध्य प्रदेश की बात की, बिहार की बात की, महाराष्ट्र की बात की, और आपने कर्नाटका की बात की, जहां आपने कहा कि बीजेपी को घाटा हो सकता है, सीटों का नुकसान हो सकता है। मैं उस बात पर तो जरूर चर्चा करूंगी
पर मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ मानव जी कि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया, क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पैनल पर आज वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी बैठे हैं। कई बार यह कहा जाता है और सही कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए आता है, और मैं ये पूछना चाहती हूं कि I.N. का जो ये गठबंधन है, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि 80 सीटों पर सीट शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को दरकिनार करके यदि आप ये सोचते हैं कि आप नरेंद्र मोदी या एनडीए को टक्कर दे पाएंगे, तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और देखते रहिएगा। और एक बात जो बहुत अहम है वो ये है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 31 अगस्त को मैं मालाबार हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती हूं। मैं अपने रेसिडेंस से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी एक मीटिंग के लिए। उस दिन यहां पर I.N. का आपको तो पता ही है, उनकी मीटिंग थी ग्रैंड हयात में। ये करीब 20-25 किलोमीटर की जर्नी थी, और जैसे मैं ड्राइव कर रही थी टुवर्ड्स सांता क्रूज, मैंने एक चीज नोटिस की, हर जगह दो नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर थे। और ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रही हूं आपको, ये सच है। एक सोनिया गांधी, एक राहुल गांधी, इन दोनों के पोस्टर लगातार वो 20-25 किलोमीटर की जर्नी में बार बार मुझे दिखाई दिए। कहीं इक्का दुक्का पोस्टर मुझे उद्धव ठाकरे का दिखाई दिया, कहीं इक्का दुक्का पोस्टर मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे का दिखाई दिया। इस पूरी जर्नी में मालाबार हिल से लेकर सांता क्रूज एयरपोर्ट तक ना तो मुझे नीतीश कुमार का कोई पोस्टर दिखा, ना तो मुझे डीएमके के एमके स्टालिन का कोई पोस्टर दिखा, ना तो मुझे तेजस्वी यादव का पोस्टर दिखा, ना तो मुझे लालू प्रसाद यादव का पोस्टर दिखा, ना तो मुझे ममता बनर्जी का पोस्टर दिखा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम राजनीति से वास्ता ना रखते तो शायद मैं भी यही सोचती कि ये 28 दलों का इनकी मीटिंग नहीं है, ये तो शायद सिर्फ कांग्रेस की कोई बुलाई हुई मीटिंग है जहां पर शायद उद्धव ठाकरे भी पहुंच गए हैं। मैं जो बात कहना चाहती हूं आपको वो ये कहना चाहती हूं कि I.N. का जो अलायंस का फलक्रम है, हर अलायंस, हर गठबंधन का एक फलक्रम, एक फोकल पॉइंट होता है, और इन विपक्षी 28 पार्टियों का फलक्रम, चाहे कोई माने या ना माने, कांग्रेस पार्टी है। अब क्या कांग्रेस पार्टी इस अलायंस का वीक पॉइंट साबित होगी या स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित होगी? ये मैं क्यों कहती हूं? क्योंकि कर्नाटका की जीत के बाद कांग्रेस अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जरूर मांगेगी, बट यदि आप बिहार के 2020 के असेंबली चुनाव, सिर्फ यदि आप 3-3.5 साल पहले की बात देखें, आपको याद होगा 243 सीटों में से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सिर्फ 70 सीटें दी थी लड़ने के लिए, जबकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब हाथ जोड़कर कह रहे थे भाई हमको 100-120 सीटें तो दे दो, और उन 70 सीटों में से भी कांग्रेस ने जीत सिर्फ 19 सीटों पर हासिल की। फिर बात करते हैं 2021 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, और तमिलनाडु बहुत अहम है क्योंकि तमिलनाडु में से 39 सीट्स मिली थी लोकसभा में पिछली बार विपक्षी गठबंधन को। आपको याद होगा तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 234। 234 सीटों में से डीएमके के एमके स्टालिन ने कांग्रेस को लड़ने के लिए कितनी सीटें दी? 25, मात्र 25 सीटें। मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट से मात्र 10.7% सीटें स्टालिन ने राहुल गांधी की पार्टी को कॉन्टेस्ट करने के लिए दी, ये कहते हुए कि 25 से ज्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो वापस मैं यही दोहराऊंगी, कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या जो रीजनल सेटअप्स हैं, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, क्या ये कांग्रेस को अपना पाउंड ऑफ फ्लैश अभी लेने देंगे लोकसभा 2024 में? क्योंकि ना तो तमिलनाडु में 2021 में स्टालिन ने ये किया, ना तो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बिहार में 70 से ज्यादा सीट मैंने मान लिया, लड़ने की अनुमति दी। हाँ, मैंने लास्ट पॉइंट प्लीज। इंग्लिश में और एक कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो जहां मिल गए 5 माली, वहां सदा रहेगा बाग खाली। ये इसका हिंदी अनुवारण है। क्यों? क्योंकि जैसे जेपी नड्डा जी कहते हैं, जब आप एक जनरल इलेक्शन के लिए तेजी से 6-7 महीने बचे हैं, मैं ये I. जो कहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उस बहस पर मैं अभी जाऊंगी नहीं, ये अभी ख्याली पुलाव है।
मानकर चले कि 6-7 महीने बाकी है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, जैसा जेपी नड्डा बार बार दोहराते हैं और बड़ा सही तरीके से कहते हैं, एक लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आपके पास एक बड़ा नेता होना चाहिए, क्योंकि चाहे आप माने या ना माने, आजकल जनरल इलेक्शन भारत में एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन होकर रह गया है। संजू, नरेंद्र मोदी जैसी ये 2 सर्वे के रिजल्ट बता रहा हूं मैं, 2 सर्वे के रिजल्ट, और उसमें मैंने कहा 3-4 स्टेट्स में आपकी सीटें कम हो रही हैं। बात खत्म कर रही हूं, मैं अपनी बात खत्म कर रही हूं मानव जी। बस आप तो इतना आपने पेशेंस दिखाया है, धैर्य दिखाया है थोड़ा। अब आप तो अभी सीजन पत्रकार हैं, आप अभी राजनीतिक, अरे आप सारे के सारे वो मुद्दे बता रही हैं जो बीजेपी के पक्ष में है। सवाल मैंने कहा जहां दिक्कत है उस पर भी बोलिए। मानक जी, मैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलूंगी तो क्या कांग्रेस और टीएमसी के पक्ष अरे में? आसान मुद्दों पर मत बोलिए ना, मुश्किल पर भी बोलिए। बताइए, सर्वे में 4 राज्यों में सीटें कम हो रही हैं, वहां कैसे करेंगे? मानक जी, एक मिनट मानक जी, मुश्किल मुद्दा आखिरी के लिए रखा है, बिकॉज एज दे से इन इंग्लिश, द बेस्ट इज ऑलवेज रिजर्व फॉर द लास्ट। तो मैं आपके मुद्दे पर आऊंगी, मेरी वो आदत नहीं है कि इधर उधर से अच्छा चलिए हाँ करके निकल जाइए। ओके, हाँ। पहली बात तो ये ना, इनके पास नीति है, क्योंकि जैसे नड्डा जी कहते हैं, नीति चाहिए, नियत चाहिए, नेता चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा दग्गावर नेता नहीं है। नीति की बात करो, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी नहीं है। बस हमें नरेंद्र मोदी को हराना है, ये हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कॉमन इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या है? हमें नरेंद्र मोदी को हराना है। कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? हमें नरेंद्र मोदी को हराना है। आपका कॉमन प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है? हमें पता नहीं, पर नरेंद्र मोदी को हराना है। अभी आपकी बात पर आती हूं, जो आप कहते हैं कि ये सर्वे ने कहा है कि हमको बड़ा घाटा हो सकता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। आपने इन 4 राज्यों की बात की, तो अभी मैं आपको आंकड़े देती हूं और मैं आपको पिछले 9 महीनों के एवरेज का आंकड़ा देती हूं। ये 9 महीनों में जो बहुत अहम सर्वे हुए, वो एक था टाइम्स ईटीजी सर्वे, लोक नीति सीडीएस का जो सर्वे था, यहां पर उनके बैठे भी हैं संजय कुमार जी, और एक प्यू रिसर्च रेटिंग्स। इन सबका यदि 9 मंथ का, और मूड ऑफ द नेशन पोल, वो तो आपको पता ही है, सी वोटर सर्वे जो इंडिया टुडे बार बार लेकर आती है, इन सबका मैंने एवरेज निकाला पिछले 9 महीने का। इस एवरेज के मुताबिक 63%, 63% लोग ये मानते हैं और ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि 2024 में तीसरी बार बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। 50 से 55% लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, ओके। और 70 से 75% लोग कहते हैं हम रीजनेबली वी आर हैप्पी नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रदर्शन के साथ। अब आप कहिए, आपका क्या जवाब? नहीं, मेरा कोई जवाब नहीं है, मेरा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जो सर्वे मैंने कोट किए हैं, अरे सुनिए ना, मेरा कोई जवाब नहीं है। जो सर्वे मैंने कोट किए हैं, उन सर्वे में भी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। सर्वे कोट किए हैं, मैं भी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जिन 4 राज्यों में नुकसान हो रहा है, जो 2 सर्वे मैंने कोट किए, भाई सरकार तो वो दोनों सर्वे भी आप ही की बनवा रहे हैं, इसीलिए आपने भी वही बात कही है। अंशुल त्रिवेदी भाई, राहुल गांधी ने ये अल्टीमेटम ही तो दिया है एक तरह से सारी पार्टियों को कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कर लो, हो सकता है अब टाइम नहीं बचाओ। सही कह रहा हूं ना मैं? नहीं, अल्टीमेटम आपका शब्द है। उन्होंने इसका जो इंपॉर्टेंस है वो जताया है, और मुझे लगता है कि उसमें, जैसे श्रीवास्तव जी कह रहे थे, कि उनकी समझदारी झलकती है। जहां तक बात रही दबाव की, गणित की, देखिए ये सारा जो डिबेट हो रहा है वो हाइपोथेटिकल डिबेट है। ये सर्वे के आधार पे है, अटकलों के आधार पे है, कही सुनी के आधार पे है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये किसी को मालूम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि राजनीति जो है वो अंकगणित नहीं होती है। 1 + 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 भी हो जाता है। राजनीति चलती मैथमेटिक्स से नहीं है, केमिस्ट्री से है। वो केमिस्ट्री क्या है? आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि इस सरकार के पास और नरेंद्र मोदी जी के पास कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं है, क्योंकि जो पिछले 10 साल में उन्होंने वादा किए लोगों से, लगातार उसकी वादा खिलाफी की। उन्होंने किन मुद्दों पे आए थे? वो आए थे डेवलपमेंट और करप्शन, दोनों मुद्दों पे वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। आप बोल रहे हैं कि विपक्ष में दबाव की बात है। मैं आपको आज एक छोटी सी खबर पढ़ाता हूं दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर में बोला है कि अभी एक नया जो चार्जशीट आई है महाराष्ट्र में ईडी की, उसमें से अजीत पवार जी का नाम हटा दिया है। करप्शन के प्लान पे मोदी जी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। अडानी के मुद्दे पे वो कुछ बोलते नहीं है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं।
ठीक है, उसके अलावा आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कई समय से आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। पहले बोलते रहे कि विपक्ष जो है वो रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। जब उन पर दबाव आया तो देखिए 200 रुपए खुद सिलेंडर कम कर दिया। यदि इफ इट इज बैड इकोनॉमिक्स, यदि जैसे वो पिछले 5 साल में कह रहे हैं कि वो देश हित में नहीं है, तो आपने क्यों कम किया भाई? आप करें तो सौगात और हम करें तो रेवड़ी, ये जो दोहरे मापदंड है। अच्छा अंशुल, पॉलिटिकल देखिए अब मैंने भी आपको इतनी देर इसलिए नहीं रोका, मैं सुनना चाह रहा था। देखिए सुनिए ना, सुनिए तो सही, आप बोलिएगा, आप ही क्या, अरे आप ही से मुखातिब हूं, आप बोलिएगा जी। हाँ, मैं कह रहा हूं, मुझे लगा आप भी शायद मेरे सवाल का जवाब देंगे। आपने भी आसान आसान चुन लिया। मैं आप कहें तो दिखाऊं फिर से, 4-5 राज्यों में सीटों के बंटवारे में दिक्कत है, कैसे करेंगे बता दीजिए। यूपी में कैसे मिलेगा, दिल्ली पंजाब में कैसे होगा, बंगाल में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, केरल में क्या होगा? माणक जी, अभी मेरी जो सीनियर हैं बीजेपी से, वो कह रही थी कि वो भाजपा की प्रवक्ता हैं, वो भाजपा का पक्ष रखेंगी। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं देश का पक्ष रखूंगा। देश का पक्ष क्या है कि देश का पक्ष यह है कि जनता महंगाई से परेशान है। देश का पक्ष यह है कि आज अडानी पे सवाल पूछने लगे हैं, चेंग चुंग लिंग कौन है, ये सवाल पूछा जा रहा है। वो पूछ रहे हैं कि करप्शन पे आपने बात की और अजीत पवार को गले लगा लिया, तो ये कौन से करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं? रह जाता है इनके पास तो मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा। मोदी जी का चेहरा कर्नाटका में भी आया था, बोले कोई लोकल लीडरशिप नहीं है, वो आए, अंशुल कैंपेन अंशुल त्रिवेदी, अंशुल भाई, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप मुझे आने दीजिए, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। आइए ना, अरे भाई मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर आइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, मेरे को समय दीजिए, आपने जितना दिया। आइए आइए आइए, हाँ आइए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि राजनीति केवल अंगगणित नहीं होती कि यहाँ पे 1+1+3=4, ये नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजनीतिक प्लैंक मोदी जी के पास बची ही नहीं है, वो एक्सपोज हो चुके हैं हर मुद्दे पे। तो असल में सबसे बड़ी चीज जो है, आज बीजेपी के सामने ये चैलेंज है कि वो देश के सामने एक क्रेडिबल राजनीतिक प्लैंक क्या लेके जाएं। हमारे पास राजनीतिक प्लैंक है, आर्थिक न्याय, इसका मॉडल हमने हिमाचल, कर्नाटका और अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम करके दिखा रहे हैं, और इसका अनुसरण खुद मोदी जी कर रहे हैं। तो ये तो रही पॉलिटिक्स की बात। जहां तक रही बात कि सीटों का क्या होगा, कैसे होगा, देखिए सारी जो 3 मीटिंग हुई है, 3 मीटिंग में आपने देखा है निरंतर हमने प्रगति की है, प्रोग्रेस किया है। सारी जो कमिटीज हैं वो बन गई हैं, मीडिया की कमेटी बन गई है, कोऑर्डिनेशन की कमेटी बन गई है, और एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है कि आने वाले समय में ये जो इंडिया अलायंस है वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी साझा रूप से करेगा। आप थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, सीट शेयरिंग की बात भी आपको सामने आ जाएगी, और 6-8 महीने पहले सीट शेयरिंग की बात सार्वजनिक भी नहीं होगी, उसके पीछे बात ऑलरेडी चालू हो गई है। तो ये जो चीजें हैं जब पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाएंगे वो धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगी। दूसरी बात ये जो है कि मतलब कि इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास आज एक पॉलिटिकल प्लैंक है, इकोनॉमिक प्लैंक है। अंशुल 1 सेकंड, और उनके पास एक सेकंड, उसके बारे में आपने कुछ नहीं पूछा। एक सेकंड, ओके, ऑलराइट, 1 सेकंड। शुभांकर भट्टाचार्य, शुभांकर, ममता दीदी तो मीटिंग से नाराज होकर ही चली गई भाई, और यहां बात हो रही है कि कमिटीज बन गई और 3 मीटिंग में बात और बहुत आगे बढ़ गई। हम तो सुन रहे हैं जातिगत जनगणना पर ममता जी ने विरोध कर दिया, फिर उसके बाद वो शरद पवार का एक वीडियो देख रहे थे हम, तो पवार साहब ने रोकने की कोशिश की, हाथ छोड़ा के निकल गई वहां से ममता दीदी। माना इसे जानते हैं ये जितनी बातें हैं, क्योंकि आज आप इंडिया अलायंस पे जब हम बात कर रहे हैं और इस पे सीट की बंटवारा कैसे होगा और ये अलायंस कैसे चलेगा, सारे इसमें से ये समस्या जानते क्यों है? ये समस्या इसलिए है क्योंकि एनडीए जैसे हमारे इसमें 38 पार्टी में से 24 पार्टी ऐसी नहीं है जिनके पास एक भी एमपी नहीं। तो आपके पास आज अगर एनडीए को अगर ऐसा अलायंस देखा जाए तो वहां सुनने वाले बहुत हैं और बोलने का वक्ता 1 या 2 ही है। क्यों? उसका भी कारण है, ये जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज एक मोदी जी का है। अभी एक बात तो कम से कम ये बात तय हो जाती है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे यूपी हो। मैं एक बात यूपी में भी कहता हूं, क्या पहले जैसे योगी जी का चेहरा हटा के अकेले पोस्टर पर मोदी जी का चेहरा रख के यूपी जीता जा सकता है? नहीं, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस मोदी जी पर उतना नहीं है। कहीं ना कहीं इनको एक सेकेंडरी चेहरा बनाना पड़ रहा है। किसी को भी सवाल कुछ पूछो, जवाब कुछ दे रहा है। शुभांकर, आप भी उसी लाइन पर चल दिए। मानक जी
माना जी आपने सबकी इतनी सुनी, मैं लास्ट तक इंतजार करता रहा, थोड़ा सा समय दे तो मैं पूरी बातें बताता हूँ। हाँ। अब बात आती है कि भाई सीट का बंटवारा कैसे करके होगा, और सीट का इधर से देखिए, अगर सीट का बंटवारा लेके मानता हूं चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि इसमें हमारे जितने घटक दल हैं इंडिया अलायंस, जिसको अभी तो I.N. बोलने के आगे पूरा संजू वर्मा जी बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इंडिया बोलने में शर्म आती है, लेकिन उसके बावजूद इस इंडिया अलायंस में जितने घटक दल हैं वो अपने आप में विजयी लोग हैं। इसमें चेहरों की कमी नहीं है। ये हमारे लिए अगर कहीं ना कहीं अगर आप ये कहते हैं कि आपसी द्वंद की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए देयर इज नो डेप्थ ऑफ फेस इन इंडिया अलायंस, ये भी बात आती है। दूसरी बात आती है कि भाई कैसे करके सीट का बंटवारा होगा, क्या बंगाल में टीएमसी अपना सीट छोड़ देगी, क्या ये छोड़ देगी? बाकी बिल्कुल बात सच है, सही बात है। वहां पे अधीर रंजन चौधरी जी अभी कल ही शायद उसमें से उन्होंने टीएमसी के अगेंस्ट में बयान दे दिया। लेकिन अगर हम इसी बात को लेकर चर्चा करें तो हमको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि भैया ये इंडियन स्टेट डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस नहीं है। हम लोग नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कर रहे हैं। यहाँ स्टेट के जो मुद्दे होंगे वो अलग होंगे, वहां पे लड़ाइयां होगी, बिल्कुल होंगी, हम आमने सामने भी आएंगे। लेकिन उसको अगर हम लोग यहाँ पे मिक्स करके देखें, अगर हम ये सोच ले कि नहीं उसकी वजह से इंडिया अलायंस को ही खारिज कर दें, तो ये यहाँ पे गलती हो रही है। इंडिया अलायंस को खारिज मत करिए। अलायंस को खारिज नहीं कर रहे भाई। संजय जी अभी क्या कह रहे थे, अगर सीटों का बंटवारा नहीं होगा, और ये तो आपके नेता भी मान रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एक उम्मीदवार दें हम बीजेपी के उम्मीदवार के सामने। अगर नहीं दे पाएंगे तो नुकसान आप ही का है इसमें। आप कहते रहिए नेशनल अलायंस है, स्टेट में लड़ते रहेंगे, लेकिन स्टेट में भी एक उम्मीदवार एक सीट पर देना पड़ेगा, ये आपके नेता भी जानते हैं। कैसे होगा बताइए? क्या करेंगे केरल में, क्या करेंगे बंगाल में, बताइए? लड़ रहे हैं वहां पर, दिल्ली पंजाब में क्या? मानक जी एक बड़ी यहाँ पे एक साधारण सी बात है। बात यह है कि नेचुरली कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही है, उनका प्रेजेंस हर जगह रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक मतलब कहा जा सकता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस के कंधे पे जरूर आ जाती है कि क्या वाकई वो जहां जो रीजनल सेटअप जिनको कह रहे हैं वहां पे जो है, जहां पे वो मजबूत हो रहे हैं, क्या वहां पे रिस्क लिया जा सकता है? ये एक प्रश्न का जवाब ढूंढने में शायद समय लग रहा है, लेकिन इसके रास्ते निकलेंगे। अगर नहीं भी होता है तो अलायंस एज इट इज बना रहेगा। जो मजबूत पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां जो जहां पे मजबूत है, वो अपनी मजबूती से लड़ने की तैयारियां करेंगी। उसको ना संजू वर्मा रोक सकती है, ना अंशुल जी रोक सकते, ना मैं रोक सकता हूं। सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि क्या अलायंस के अगेंस्ट में, अलायंस की जो खुद के जो अभी जब बात हो रही थी भाई अलायंस के पास जो है अभी तक उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? एजेंडा नहीं है अलायंस के पास। आपने इतने एजेंडे छोड़ रखे हैं जिसके ऊपर लोकसभा में बात नहीं हो पाती है, वो एजेंडे हैं साहब। जिसके ऊपर आपने मुंह पे टेप लगवा रखा है, वो एजेंडे भरे हुए हैं। सीट बंटवारा, ये बंटवारे ये बड़े प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाएगा, और ये किसी डिबेट के ऊपर ये नहीं आने वाला। और ये बात कांग्रेस भी बात को समझ रही है कि क्या आप जाके बंगाल में आके आप कहेंगे कि जहां 34 सीट कभी तृणमूल जीत चुकी थी, उसके ऊपर वही हम 16 सीट, हम 17 सीट के ऊपर हम वहां पे अपने कैंडिडेट अलग से कोई बैठा सके? हर जगह का एक अपना नेता अपनी एक छवि बनाता है, मेहनत करता है, और ये सबको पता रहता है कि वहां का जो मजबूत नेता होगा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वहां पे इन वर्चस्व वाली पार्टियों को समझना पड़ेगा। इसमें कठिनाई क्या है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। और ये बात आप सही कह रहे हैं, आप सही हंस रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे इंडिया अलायंस। नहीं शुभंकर आप ये बात सही कह रहे हैं। देखिए, और इस पर मैं भी आपसे सहमत हूं कि इस पर गिव एंड टेक, सब कह रहे हैं इस बार गिव एंड टेक होगा। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि बाकायदा आप ही के नेताओं के, गिव एंड टेक करना पड़ेगा। देखते हैं अब कांग्रेस कितना गिव करती है, कितना टेक करती है, और स्थानीय दल कितना गिव, जो कि क्षत्रप हैं, बड़े मजबूत दल भी हैं अपने अपने स्टेट्स में, वो कितना करते हैं। संजू वर्मा, क्विक रिस्पांस, उसके बाद थोड़ा सा विश्लेषण। और मानक जी, जो जेपी नड्डा जी ने कहा, मैं उनकी बात वापस दोहराऊंगी। जो विपक्षी गठबंधन है I.N. वो जो कहावत है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। और सबसे अहम बात यह है कि इनका जो अलायंस का फलक्रम है, राहुल गांधी, उनके इतने लॉन्च हो चुके हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगी, काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ाओगे भैया? और सबसे अहम बात यह है, यहां पर किसी ने कहा विपक्ष से कि डेवलपमेंट के एजेंडे पर हम नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। बिना डेवलपमेंट के, बिना विकास के पिछले 9 सालों में क्या यूं ही भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ते हुए
5वां स्थान हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, और आज हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या है? $3.75 ट्रिलियन। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। तो मेरे पास ये आंकड़े हैं। इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत 2 ब्लैक स्वान इवेंट्स के बावजूद, ये ब्लैक स्वान इवेंट्स थे कोविड महामारी एक, दूसरा ब्लैक स्वान इवेंट था यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। डिस्पाइट 2 ब्लैक स्वान इवेंट्स, एवरेज इन्फ्लेशन जो महंगाई का दर पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत, और ये संजू वर्मा के आंकड़े नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े हैं, क्योंकि नहीं तो कांग्रेस और यहां पर तृणमूल के प्रवक्ता कहेंगे ये तो झूठे आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक कहती है इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन अंडर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन लास्ट 5 इयर्स 5.45%। कांग्रेस यूपीए के 5 सालों के दौरान यूपीए 2 का एवरेज इन्फ्लेशन क्या था? अब सुनकर चौंक जाएंगे, 10.256%। इसीलिए यहां बैठकर महंगाई पर भाषण मत दीजिए। दूसरी और सबसे अहम बात, किसी ने यहां राजस्थान के डेवलपमेंट मॉडल का जिक्र किया, तो आपको बता दूं 3 चीजों में फिलहाल राजस्थान नंबर 1 है, और आपको सुनकर बड़ा दर्द होगा। इन्फ्लेशन के जो जुलाई के आंकड़े आए थे 9.7%, राज्यों में से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन राजस्थान में, हाईएस्ट रेट्स एज पर एनसीआरबी डेटा। सबसे ज्यादा बलात्कार कहते हुए एक महिला के तौर पे मुझे शर्म आती है, सालाना 6000 रेप कहां होते हैं? राजस्थान में। और तीसरा आंकड़ा जहां राजस्थान नंबर 1 पे है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, 26.35%। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी राजस्थान नंबर 1 है। इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता को कहूंगी, राजस्थान ओके, संजय जी के पास जा रहा हूं, विश्लेषण के लिए थोड़ा सा समय बचा है मेरे पास। संजय कुमार, संजय जी आप जो बात कह रहे थे, अगर उसमें अब ये जोड़ दें कि ये चुनाव जल्दी भी हो सकता है, तो क्या उससे भी कुछ फर्क पड़ता है संजय जी? क्योंकि मोमेंटम तो अभी इलेक्शन का बना नहीं है। पहले सब लोग सोच के चल रहे थे 7-8 महीने हैं, अगर वो 3 महीने रह गया समय, और प्रचार का, सीटों के बंटवारे का, बाकी सब चीजों का समय कम हो जाता है, तो ये कैसे प्रभाव डालता है संजय जी? देखिए सिर्फ चुनाव को आगे लाने से चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चुनाव को आपने प्रीपोन कर दिया और उससे इंडिया गठबंधन को जो सारे काम करने हैं, और उसमें सबसे अहम काम है सीट का बंटवारा, अगर वो नहीं कर पाए ठीक से, तो इससे तो फर्क पड़ेगा, उनके लिए नेगेटिव इंपैक्ट होगा। और अगर लेकिन 3 महीने आपने प्रीपोन कर दिया, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन ने सब सीटों का बंटवारा कर लिया, जो संजीव जी कह रहे थे, कई बार ये होता है कि आपके पास कम समय होता है, आप एक्ट फास्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा ये मीटिंग नहीं करके आप रियली एक्ट करते हैं। ये भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस वक्त तो माना कि अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है कि प्रीपोन करने से किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। अगर इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां पूरी रखी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रीपोन करने से, लेकिन अगर तैयारियां पूरी नहीं होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है। ओके, अनंत, आपको लगता है चुनाव जल्दी होंगे? आपकी फीलिंग क्या है, हंच क्या है आपका? नहीं, मुझे नहीं लगता चुनाव पहले होंगे। चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे, क्योंकि चुनाव पहले कराने पर जब भी हम बात करते हैं तो हम राम मंदिर के शुभारंभ को भूल जाते हैं। राम मंदिर का शुभारंभ 25 जनवरी को होने वाला है, तो चुनाव मुझे लगता है कि उसके बाद ही घोषित होंगे और अपने समय पर ही चुनाव होंगे। और जहां तक तैयारी और सीटों की बात है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 1 नेशन और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का इतनी जल्दी जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया में भी ऐसा नहीं है कि आज चुटकी बजा और कल से लागू हो गया। वो संवैधानिक प्रक्रिया में जाएगा, उसके बाद कोर्ट में उस पर केसेस भी होंगे, वो सारी प्रक्रिया में चुनाव। देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात में 4 मुख्यमंत्री बहुत लंबे समय तक रहे और कभी उन्होंने एक दिन पहले चुनाव नहीं कराया। इसके अलावा उनके पास एक प्रेसिडेंस भी है, अटल जी ने चुनाव पहले करवा लिया था, उनका भी एक इतिहास उनके सामने है कि मतलब अतीत से सीख लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अतीत से सीख लेते हुए चुनाव एकदम अपने समय पर होंगे। लेकिन ऐसा संभव है कि कुछ राज्यों के चुनाव आगे कराकर और कुछ उसके साथ 7-8 राज्यों के चुनाव एक साथ करवा दिए जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अभी बहुत ही फ्लूइड और बहुत ही नेसेंट स्टेज में ये सारी चीजें हैं। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है। हम सब लोग अभी, और नरेंद्र मोदी के कदम के बारे में लोग जो राजनीतिक पंडित यही कहते हैं ना
कि जहां तक सबकी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। तो इसलिए ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि अभी क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक शब्द हिंदी का है, उसको कह के मैं समाप्त करूंगा कि आज की चर्चा पर हिंदी का ये शब्द है हेतु हेतु मदभूत। इसमें ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसके लिए एक शब्द है। तो आज की राजनीतिक स्थिति में हेतु हेतु मदभूतवाद बहुत प्रखरता से चल रहा है और हम सब लोग उसके साथ। ओके संजीव, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं, क्योंकि एक थ्योरी ये है कि विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं इस साल के एंड में, उसमें बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। सर्वे बता रहे हैं कि एमपी कांग्रेस जीत सकती है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत सकती है, राजस्थान बीजेपी थोड़ा हावी है, इसीलिए शायद लोकसभा के चुनाव उनके साथ करा दिए जाएं। आपको इस थ्योरी में दम दिखता है क्या? देखिए, इस थ्योरी का मतलब जो विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, देखिए एक तो बात ये नहीं लगता मुझे कि लोकसभा के चुनाव पहले होंगे। लोकसभा के चुनाव तो अपने समय या उसके 10-15 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो अब इन विधानसभा जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के, उनको आप कैसे लोकसभा के साथ करें या 2-3 महीने की क्या प्रक्रिया की जाए, उसके पूरे संवैधानिक पहलुओं से मैं अवगत नहीं हूं। लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो नहीं, लेकिन 1 नेशन एंड मैनी स्टेट इलेक्शंस, मतलब लोकसभा के चुनाव के साथ 10-12 राज्यों, क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र के 2-3 महीने बाद होंगे चुनाव लोकसभा के, ये 5-6 पहले है, तो आपने 8-10 राज्यों को क्लब करके लोकसभा के साथ कर दिया, तो उसमें एक बीजेपी को लाभ मिलता है उन राज्यों में जहां उनकी अपेक्षाकृत स्थिति कमजोर है। और बाकी जो कुल विश्लेषण है, मैं वापस से अपने को दोहराता बहुत हूं, लेकिन वो इसी बात पे निर्भर करेगा, अगला चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि कितनी सीटों पर बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार होता है विपक्ष की तरफ से। बस बाकी सारी बातें गौण है कि कौन चेहरा, कौन कन्वीनर, कौन लोगो, कौन कमिटी, ये सब बातें महत्वपूर्ण। जनता वोट डालती है जाके, भाई मैं मोदी के साथ हुआ, मोदी को दे रहा हूं, मैं मोदी के पक्ष में नहीं हूं, मोदी के विरोध में डाल रहा हूं, तो उसको ये सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। और यूपी की बात संजू जी ने कही, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, वहां संभव ही नहीं है एक उम्मीदवार सामने होना, क्योंकि वहां मायावती जी हैं, तो तीसरा कैंडिडेट होगा ही होगा। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। विश्लेषण, ये बहस आप दोबारा देखना चाहें हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय पतंजलि एलोवेरा जेल, पिंपल, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स मिटाए, स्किन को एवर यंग बनाए। एसोसिएट स्पॉन्सर एको, वेलकम चेंज, यूनिएंजाइम, गैस भगाओ, खाना पचाओ। ऋषि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। क्या पूरी रात खड़े रहोगे बाकियों के इंतजार में? हिट एंटी रोच जेल, जो कॉकरोच को बाहर खींचे, वो आएगा, खाएगा और मर जाएगा, साथ ही बाकी कॉकरोचों को भी मार देगा। सुबह तक सब मर जाएंगे। हिट एंटी रोच जेल, आएंगे, खाएंगे और जड़ से मर जाएंगे। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। उतर रही सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर, शीश नवाती सुबह खामोशा, फिजा में घुलती गुरबानी। पिघलती शामों में अक्स मिलता सूफियों के जीवन का। हवाओं में है शब्द की खुशबू और संतों के संदेशे। गली गली में घूमड़ रहे हैं दरवेशों के उपदेशे। एक माला है गुथी हुई रंग बिरंगे फूलों की, सूरत सबकी अलग अलग पर खुशबू एक सी आती है। रंगला है पंजाब का विरसा, एक बार तो आके देखो जरा।
तुम इतनी क्यूट कैसे हो यार? जैसे तुम इतनी सुंदर हो। मेहंदी, वेडिंग और रिसेप्शन, क्या आप ये तीनों फंक्शंस प्लान कर सकते हैं? हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या? इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, नरेश गोयल को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। बैंक से करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के केस में जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उन्हें 11 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ यार मिला तार मिल। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ खाना बचाओ। हवा हवा। गाइस, आज फैमिली मूवी नाइट है। आर यू रेडी? नो। नॉट रेडी। वाह, मैं हूँ ना गोदरेज एमैटिक ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर। खिड़कियों, खुशबू को बाहर मत जाने दो। रिलैक्स, मैं हर 10 मिनट में स्प्रे करती हूँ। गोदरेज एमैटिक रखे रूम्स लगातार खुशबूदार। अगर रूम्स बोल पाते तो गोदरेज एयर ही मांगते। राजस्थान